हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार सेशन की आपके अपने चैनल ग्रामेटिकल गाइडलाइंस पर। दो धमाकेदार कोटेशंस के साथ जो आपको अंदर से मोटिवेट करेंगी, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करेंगी। चूँकि ये चैनल आपका ही है, आपके लिए ही बनाया गया है, और जब ये आपका है, आपके लिए ही बनाया गया है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट आपको पहुंचता रहे। कोटेशन से स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज की इस क्लास को। तो पहली कोटेशन है, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। अगर आप किसी भी चीज़ को चाहने की विल रखते हो तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। एंड सेकंड कोटेशन है, देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता एक प्रोसेस है। सफलता हासिल करने के लिए उन प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ता है। अगर हम कोई भी चीज़ शॉर्टकट रास्ते से पाने की कोशिश करते हैं तो वो लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं करती है। एक कोटेशन और बोलना चाहूँगा, इफ़ यू वांट टू कवर ए माइल ऑफ डिस्टेंस यू विल हैव टू मूव विद द फर्स्ट स्टेप। मीलों की दूरी को अगर आपको तय करना है तो सबसे पहले एक कदम तो आपको उठाना ही पड़ेगा। चलिए बिना ज़्यादा टाइम लिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। डे 4, आज हमारा डे 4 है। अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है। जो भी मैं कम्युनिकेशन अभी कर रहा हूँ वो सारे सेंटेंस हैं। जैसे मैं कहूँ मैं जाता हूँ, वह खाना खाती है, वह स्कूल जाएगी, ये सारे सेंटेंसेस हैं। अगर मैं सेंटेंस को डिफ़ाइन करूँ तो सार्थक शब्दों का वह समूह, सार्थक शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करता है, सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैं कहूँ हरी इज़ रीडिंग ए बुक, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। सार्थक शब्दों का समूह है। हरी इज़ रीडिंग ए बुक एक सेंटेंस है, सार्थक शब्दों का समूह है, ये पूर्ण भाव को व्यक्त करता है। जैसे इसको अगर मैं हिंदी में कहूँ तो हरी किताब पढ़ रहा है। अगर मैं वाक्यों के भेद करूं तो वाक्य दो प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, इन सेंटेंसेस में केवल एक फिनिट वर्ब होती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, इन सेंटेंसेस में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। जैसे मैं अगर सिंपल सेंटेंस को डिफाइन करूं तो फायर बर्न्स सिंपल सेंटेंस है। बी गुड टू अदर्स सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो इन सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। आई थिंक दैट ही हैज़ गॉन टू आगरा, इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास। समझ रहे हैं मेरी बात को? बेसिक टू एडवांस जाना है। मैंने आपको बताया देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी मेक्स ए मैन परफेक्ट। कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी चीज़ है। कंसिस्टेंसी का मतलब किसी भी चीज़ को रोज़ करने की प्रक्रिया, किसी भी चीज़ को रोज़ करने का प्रोसेस कंसिस्टेंसी कहलाता है। और जब हम कोई चीज़ रोज़ करते हैं तो वह हमारी हैबिट बन जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं
पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं कि एक सेंटेंस वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया जाता है, इसे शब्द भेद या पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। शब्द भेद में पहला है नाउन, जैसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन, इसे सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव, इसे विशेषण कहते हैं। वर्ब, इसे क्रिया कहते हैं। एडवर्ब, इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रीपोजिशन, संबंधवाचक शब्द कहलाते हैं। कंजक्शन, संयोजक कहलाते हैं। और इंटरजेक्शन, विस्मय सूचक शब्द कहलाते हैं। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं। अब अगर मैं सेंटेंस को इंग्लिश में डिफ़ाइन करूं, क्योंकि मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस चैनल के माध्यम से, जो कि आपका है, मैं उन स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश में परफेक्ट बना पाऊँ जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, और उनको भी बना पाऊँ जो इंग्लिश मीडियम में से बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं सेंटेंस को डिफ़ाइन करूं, तो सेंटेंस मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट्स मेक ए कंप्लीट सेंस। शब्दों का वह समूह जो किसी भी चीज़ को कंप्लीट सेंस में, जो किसी भी चीज़ को कंप्लीट करता है, वो सेंटेंस कहलाता है। इट बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, इसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, और एंड विद ए फुल स्टॉप। राम इज़ वॉकिंग, राम इज़ वॉकिंग। ये सेंटेंस शब्दों का समूह है, शब्दों का समूह है। इसमें सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और ये अपने सेंस को भी फुलफ़िल कर रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड सेंटेंस। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ, किसी भी सेंटेंस को अगर मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो उसका सीक्वेंस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब आती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब आती है। अगर मैं उसी चीज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ तो वर्ब लास्ट में चली जाती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये सीक्वेंस होता है, ये डिफरेंस होता है। जैसे मैं कहता हूँ मैं जाता हूँ, वह खाती है, तो यहाँ पर अगर मैं सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस को देखूँ तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी। लेकिन अगर मैं इंग्लिश में कहूँ वह स्कूल जाती है, शी गोज़ टू स्कूल, तो यहाँ पर सेंटेंस में जो सीक्वेंस फॉलो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का होगा। ऑब्जेक्ट तीन तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट is a noun or pronoun that receive the action done by the subject in a sentence in a basic sentence structure such as subject plus verb plus object। अगर मैं बेसिक सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर देखूं तो बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इट appears after verb। The general meaning of object is a non-living thing that can be seen or touched। ये सारी चीज़ें मैंने आपको फीडबैक के तौर में बताई, क्योंकि मैं बेसिक लेके चलना है। और याद रखिए, मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, अगर इंग्लिश में परफेक्शन चाहिए तो सबसे पहले चीज़ अपनी वोकैबुलरी, अपनी वर्ड पावर, न्यू वर्ड्स एवरीडे 20 ज़रूर लर्न करिए। डिक्शनरी लाइए, डिक्शनरी से 20 न्यू वर्ड्स ज़रूर लर्न करिए। फॉर्म्स ऑफ वर्ब लर्न करिए। इंग्लिश और हिंदी के न्यूज़पेपर को पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी का न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो आप जो चीज़ हिंदी में पढ़ते हैं उस चीज़ को इंग्लिश में क्या इंग्लिश का पेपर बता रहा है वो आपको समझ में आता है या आ जाएगा, राइट। चौथी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें जैसे इंग्लिश में यूज़ होती हैं, ईडियम्स होते हैं, जिसे हम हिंदी में मुहावरे कहते हैं। जैसे मैं कहूँ यह काम आसान नहीं है, यह काम आसान नहीं है, या 12th में फर्स्ट डिवीज़न लाना आसान नहीं है, तो यह काम आसान नहीं है, मैं इनको 3 शब्दों में कह सकता हूँ, बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है कठिन कार्य। सब ठीक है, ऑल इज़ वेल, राइट। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो बड़े सेंटेंस को कॉम्पैक्ट कर देती हैं वो इडियम्स कहलाते हैं। फिर सिनोनियम्स होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, प्रीपोजिशंस होती हैं, राइट। ये सारी चीज़ें इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेटर राइटिंग है,
एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कल का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट की इंडेफिनिट काइंड। आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ओके, एक कोटेशन मुझे और याद आई आपको पढ़ाते पढ़ाते, वो है स्लो एंड स्टडी विंस रेस। स्लो एंड स्टडी विंस रेस। अगर आप धीमी गति से और निरंतर प्रयास करते हो, अगर आप धीमी गति से और निरंतर प्रयास करते हो तो सफलता ज़रूर मिलती है। स्लो एंड स्टडी विंस ए रेस। टॉपिक पे आते हैं। प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूअस में स्पेशली सबसे पहले पहचान समझो, रहा है, रहे हैं, रही है आते हैं। रहा है, रहे हैं, रही है, यानी कोई भी काम प्रेजेंट में चलता हुआ होया पाया जाता है। अब इसको हम कह सकते हैं यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर का यूज क्या कह सकते हैं? यूज ऑफ इज एम आर। पहले रूल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सेंटेंस फ्रेम आउट करते हैं। अब प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस काइंड है, प्रेजेंट टेंस की कंटिन्यूअस काइंड है। 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल्स समझते हैं। रूल्स अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में यूज इज विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। यानी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, ही इसका यूज करना है, और ही शीट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाना है। यूज आर विद यू, वी, दे एंड पोलर नाउन्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, यूज एम विद आई एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ओके स्टूडेंट्स, स्लो गति से चल रहा हूँ, स्लो स्पीड से चल रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, निरंतर और धीमी गति से करे गए प्रयास सफलता दिलाते हैं। खरगोश और कछुए की कहानी तो आपने सुनी होगी। खरगोश बहुत स्पीड से दौड़ता है, खरगोश की स्पीड बहुत तेज़ होती है, बहुत स्पीड से दौड़ता है। खरगोश बहुत स्पीड से दौड़ता है। हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स,
थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था कुछ इशू से, इसलिए मैं थोड़ा क्लास पोस्टपोन कर दिया मैंने। दोबारा आपके सामने आया हूँ आपके ही चैनल ग्रामेटिकल गाइडलाइंस पर, जो आपका है, आपके लिए है, आपकी सपोर्ट के लिए बनाया गया है। और जब ये चैनल आपका है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपका ही है। और दूसरी चीज़, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स लेटेस्ट वीडियो के बारे में आप तक इमीडिएट पहुँचे। तो मैं आपको बता रहा था कि स्लो एंड स्टडी विंस ए रेस। अगर कोई भी प्रयास निरंतर करा जाए, भले ही धीमी गति में हो, कामयाबी दिलाता है। एक कहानी आपको बताना चाहूँगा खरगोश और कछुए की। खरगोश को अपनी स्पीड पर बहुत अभिमान था, वो बहुत तेज़ दौड़ता था। उसने रेस बहुत जल्दी कवर की और आखिर में एक जगह सो गया, ये सोच के कि अभी कछुआ बहुत दूर है। लेकिन कछुआ निरंतर चलता रहा, नहीं रुका और आखिर में जीत गया। तो ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अगर हम कोई भी अभ्यास, कोई भी चीज़ निरंतर करें, भले ही प्रयास छोटे लेवल के हों, निरंतर हों, छोटे लेवल के हों, लेकिन सफलता आखिर में ज़रूर मिलती है। तो स्लो एंड स्टडी विंस ए रेस, बिल्कुल सही कहावत है। अपने हर सेशन की शुरुआत मैं एक शानदार कोटेशन के साथ आपके ही चैनल के माध्यम से ग्रामेटिकल गाइडलाइंस पर आपको एवरीडे प्रोवाइड करूंगा। तो हमारा अफर्मेटिव का रूल चल रहा था, ये हमारा अफर्मेटिव का आ गया। अब हम देखते हैं रूल्स निगेटिव। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो क्या रूल होगा? यूज इज विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। यूज आर विद यू, वी, दे एंड पोलर नाउन। प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। और यूज एम विद आई, यूज एम विद आई प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। ये निगेटिव का रूल हो गया स्टूडेंट्स। अब आते हैं इंट्रोगेटिव रूल्स। इंट्रोगेटिव, यूज इज विद ही, शी, इट। यूज इज with he, she, it and singular noun। use is with he, she, it and singular noun plus first form of verb plus ing। use are with you, we। use is with he, she, it and singular noun plus first form of verb plus ing before subject। use are with you, we, they and polar noun plus first form of verb plus ing before subject। use am
with I plus first form of verb plus ing before subject. ओके, दीज आर द रूल्स स्टूडेंट्स जो आपको फॉलो करने हैं। अब मैं कुछ सेंटेंस आपको बना के दिखाता हूँ, आपको ध्यान से देखना है। जैसे मैंने कहा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं जा रहा हूँ? अब सेंटेंस में डिफरेंस देखिए। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यानी कोई चीज़ प्रेजेंट में मूविंग ऑन है, चल रही है। तो अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं तो मैं समझ गया ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। अब यहां नहीं लग गया तो ये सेंटेंस निगेटिव बन गया। यहां क्या लग गया सब्जेक्ट से पहले, तो इंट्रोगेटिव बन गया। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर अफर्मेटिव का रूल लगना है, इस केस में नेगेटिव का रूल लगना है, और यहां पर क्या मैं जा रहा हूं इंट्रोगेटिव का रूल लगना है। आई के साथ यूज क्या होता है? एम का यूज होता है आई के साथ। यूज एम विद आई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया? आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। अब गो क्या है इस सेंटेंस में? वर्ब है। गो क्या है? वर्ब है। वर्ब के साथ क्या लगाना है? आईएनजी। तब गो में आईएनजी लगा तो क्या बन गया ये स्टूडेंट्स? गोइंग, आई एम गोइंग। क्या मैं नहीं जा रहा हूं। अब निगेटिव का रूल देखिए, आई के साथ यूज किसका होना है? यूज एम विद आई प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। आप देख रहे हैं कैसे रूल को अप्लाई करना है। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। जब हम किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में फ्रेम आउट करते हैं तो सीक्वेंस कैसा होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश के सेंटेंस का सीक्वेंस होता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन यही चीज़ अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हिंदी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। इंग्लिश में वर्ब बीच में आती है और हिंदी में वर्ब लास्ट में आती है। क्या मैं जा रहा हूँ इंट्रोगेटिव है। क्या? क्वेश्चन मार्क लग गया। सबसे बड़ी चीज़ तो सेंटेंस को पहचानना है। पहचाने कैसे? तो क्या मैं जा रहा हूँ, क्या वह ये काम कर रही है? तो क्या मैं जा रहा हूँ, तो सबसे बड़ी चीज़ इंट्रोगेटिव के रूल में क्या देखना है? आई के साथ क्या यूज होना है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? आई। यूज एम विद आई प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी बिफोर सब्जेक्ट। तो बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो सब्जेक्ट से पहले एम, आई गोइंग, एम आई गोइंग, इंट्रोगेटिव मार्क, एम आई गोइंग। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। वह पढ़ रही है, वह नहीं पढ़ रही है। क्या वह पढ़ रही है? वह पढ़ रही है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव। अब वह पढ़ रही है, शी के साथ यूज देखिए अफर्मेटिव में, शी के साथ इज, शी के साथ इज। तो शी इज, शी इज। वर्ब क्या है?
पढ़ रही है, रीड, रीड। अब हमें क्या लगाना है इसके आगे, रीडिंग, रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग, शी इज रीडिंग। वह नहीं पढ़ रही है, निगेटिव का रूल देख लीजिए, शी के साथ क्या यूज होता है, इज, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, शी इज नॉट रीडिंग। क्या वे पढ़ रही है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का रूल देख लीजिए, शी के साथ इसका यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी बिफोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो इससे पहले क्या आएगा, वर्ब। इज शी रीडिंग, क्या वह पढ़ रही है, इंट्रोगेटिव मार्क। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझना है, अगर मुझे किसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो सबसे पहले मेरी अप्रोच तो सही होनी चाहिए ना। अगर मेरी अप्रोच ही गलत होगी तो मैं वहाँ तक पहुँचूँगा कैसे। मुझे मान लीजिए यहाँ से अब्रॉड जाना है, या मुझे यहाँ से मान लीजिए जयपुर जाना है। अब सबसे पहले मुझे जाना है, ये डिसाइड करना है कैसे जाना है, हाउ, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय प्लेन, किससे जाना है। अब मुझे मान लीजिए ट्रेन से जाना है और मैं एयरपोर्ट पर खड़ा हो जाऊं। अगर मुझे ट्रेन से जाना है और मैं एयरपोर्ट पर खड़ा हो जाऊं तो क्या मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच पाऊंगा। सबसे पहली चीज़, जिस डेस्टिनेशन पे मेरे को पहुंचना है वहाँ की अप्रोच मुझे कैसे लेनी है। मुझे अगर ट्रेन से जाना है तो मुझे रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा, मुझे अगर प्लेन से जाना है तो मुझे एयरपोर्ट पहुंचना होगा, मुझे अगर बस से जाना है तो मुझे बस स्टैंड पहुंचना होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो सबसे बड़ी चीज़, जब मैं कोई चीज़, स्पीकिंग इंग्लिश, फ्लुएंसी इन इंग्लिश डिफरेंट मैटर है। पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए। मैं जा रहा हूँ, एक नॉर्मल चीज़ है, मैंने पॉजिटिवली जवाब दिया है, जहाँ पर पॉजिटिवली रेस्पॉन्स होता है वो अफर्मेटिव है। जब मैं उस चीज़ में नहीं जोड़ दूँ वो नेगेटिव है, और जब मैं उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दूँ तो वो इंट्रोगेटिव है। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर। उसके अलावा बहुत से बच्चों में ये देखा गया है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था डे 1 में, कि इंग्लिश स्पोकिंग के लिए आपकी सराउंडिंग, आपका ऑरा कैसा है, आप किन लोगों के बीच रहते हो, ये मैटर करता है। अगर आप 9 ऐसे लोगों के बीच बैठो जो इंग्लिश में बात करते हैं तो 10वें व्यक्ति आप होगे जो इंग्लिश में परफेक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश में परफेक्ट हो, आप 9 ऐसे लोगों के साथ बैठो जो लोग हिंदी में बात करते हैं, तो आप भी अपने इंग्लिश के कमांड को खो दोगे, अपनी फ्लुएंसी को लूज़ कर दोगे। तो इंग्लिश के लिए ओरा चाहिए, इंग्लिश के लिए सराउंडिंग चाहिए, राइट। अब वो सराउंडिंग कैसे आएगा, दिस इज़ ए बिग इशू। तो वो सराउंडिंग लाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है माइंडसेट। आप सोचिए कि आप आप हिंदी में किसी भी चीज़ को कितना फास्ट सोचते हैं, उस चीज़ को इंग्लिश में नहीं सोच पाते। द रीज़न इज़ डैट दिन का मेजर टाइम हम उन लोगों के साथ स्पेंड कर रहे हैं जो हिंदी बोलते हैं। अब मान लीजिए हम स्कूल जा रहे हैं, प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हैं, वहाँ पर हम अपने कम्युनिकेशन को कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्वाइट इम्पॉसिबल। तो सबसे पहले अपने थिंकिंग प्रोसेस को बदलिए। वॉट एवर यू वॉन्ट टू थिंक, जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो भी आप सोचना चाहते हैं, जो भी आप विजुलाइज कर रहे हैं, उसे इंग्लिश में करना शुरू करिए। आई एश्योर यू, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, मैं एश्योर करता हूँ आपको, आप इस चीज़ को सिर्फ 21 डेज करके देखिए। आप जो भी कुछ सोच रहे हैं उसकी विजुलाइजेशन इंग्लिश में करिए। अपने माइंड को इंग्लिश में गेम खिलाइए, अपने माइंड को इंग्लिश में गेम खिलाइए इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन हिंदी। आपके अंदर भी परफेक्शन विद इन 30 डेज आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की अपनी क्लास को यहीं कंप्लीट करता हूं। आपके लिए बनाए हुए चैनल को, ग्रामेटिकल गाइडलाइंस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा। बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स, नए वीडियो के बारे में आपको बहुत जल्दी मिलते रहें।
आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स। हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल ग्रामेटिकल गाइडलाइंस।